ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ये सब कोई नहीं पढ़ता और ना कोई पढ़ाने का प्रयास करता। क्यों? सबको लगता है कि ये पढ़ाने की चीज है भला, है ना। लेकिन यह नहीं पढ़ोगे ना तो इंग्लिश आप लिख नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। यही खेल को समझना है। इसी खेल को आज पूरा हम लोगों को समझना है कि इस मुझे का अंग्रेजी मी हो रहा है, यहाँ पे आई हो रहा है, वहां पे आई मैं हो रहा है, तो चक्कर क्या है, बस समझ पा रहे हो। तो इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे आज ऑब्जेक्ट, जिसके तहत क्या सेंस निकलेगा और कैसे हम बोलना सीखेंगे, कैसे लिखना, कैसे एग्जाम पास करेंगे, कैसे क्लोज होगा, कैसे कॉम्प्रिहेंशन होगा, अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ेगा, इस पर चर्चा आज हम लोग जबरदस्त तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था जी? सब्जेक्ट, फिर पढ़ा वर्ब, आज पढ़ना है OW मतलब अदर वर्ब, ठीक है, अदर वर्ब। तो पहले हम लोग अगर बेसिक क्या ज्ञान ले लो कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, अदर वर्ब क्या है, तो इंग्लिश आपका आसान लगेगा, टफ नहीं लगेगा। कैसे भाई? तो सब्जेक्ट पता हो गया, वर्ब पता हो गया, एक ज्ञान है सबके पास। सब्जेक्ट क्या है? वह शब्द या शब्दों का समूह जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। वर्ब के बारे में कल पढ़ा था, V1 क्या है, V2 क्या है, V3 क्या है, V4 क्या है। आज पढ़ना है अदर वर्ड क्या है, राइट। तो अदर वर्ड की बात करें तो अदर वर्ड में दो पार्ट दिखते हैं, ध्यान देना। अदर वर्ड कहते किसको है? अदर वर्ड में ध्यान देना दो पार्ट रहता है, एक का नाम है ऑब्जेक्ट और एक का नाम है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट अदर वर्ड में क्या होता है? ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट में जो होता है, ये कॉम्प्लीमेंट तीन तरह का होता है। पहला को बोलते हैं P, दूसरे को बोलते हैं T और तीसरे को बोलते हैं R। इसका मतलब होता है प्लेस, टाइम, रीजन, ठीक है। ये पार्ट पढ़ना। अदर वर्ड को कहते हैं ऑब्जेक्ट, प्लेस को, टाइम को, रीजन को, ये तीनों पार्ट को हम कॉम्प्लीमेंट, अभी बस नॉलेज दे रहा हूं, ये नॉलेज को रखना अपने पास। ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम, रीजन, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट, फिर पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो हेडिंग क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट, बिल्कुल बेसिक से। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ये सब कोई नहीं पढ़ता और ना कोई पढ़ाने का प्रयास करता। क्यों? सबको लगता है कि ये पढ़ाने की चीज है भला, है ना। लेकिन यह नहीं पढ़ोगे ना तो इंग्लिश आप लिख नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। जैसे हटाओ इसको, जैसे एक वाक्य आता हूं आपको, कॉमन सी बात समझो। मैंने कहा कि मैं पढ़ता हूं और दूसरा मैं बोलूं मुझे पढ़ाया जाता है। मैं पढ़ता हूं, मुझे पढ़ाया जाता है। अब गौर से देखो, यहाँ पे आय का हिंदी क्या लिखोगे? आय मतलब नहीं। अब यहाँ मुझे का अंग्रेजी क्या होगा? मुद्दा है कि नहीं मुद्दा है? तो क्या आय का मतलब मैं भी होता है और आय मतलब मुझे भी होता है? अगर मैं बोलूं तो वह मुझे पिटता है, समझो इंग्लिश का है। यहाँ मुझे का आई होगा, फिर यहाँ भी आय मतलब मैं, आय मतलब मुझे, यहाँ पे आय मतलब मुझे, तो क्या यह आय मुझे यहाँ भी हो पाएगा? यही खेल को समझना है। इसी खेल को आज पूरा हम लोगों को समझना है कि इस मुझे का अंग्रेजी मी हो रहा है, यहाँ पे आय हो रहा है, वहां पे आय मैं हो रहा है, तो चक्कर क्या है, बस समझ पा रहे हो। तो इसलिए हम लोग पढ़ेंगे आज ऑब्जेक्ट, जिसके तहत क्या सेंस निकलेगा और कैसे हम बोलना सीखेंगे, कैसे लिखना, कैसे एग्जाम पास करेंगे, कैसे क्लोज टेस्ट होगा, कैसे कॉम्प्रिहेंशन होगा, अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ेगा, इस पे चर्चा आज हम लोग जबरदस्त तरीके से करेंगे। क्लियर हो गया? हेडिंग क्या बनाया आपने? ऑब्जेक्ट। फिलहाल देख लो, आई मैं, आई मुझे, बता दूं पूरा, मैं पढ़ता हूं, आई रीड, इतना सबके पास है। आई एम टॉट, ठीक है जी। वह मुझे पिटता है, ही बीट्स मी, ही बीट्स मी। तो यहाँ पे मुझे कहा गया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, ही काम कर रहा है सब्जेक्ट का, बीट्स काम कर रहा है वर्ब का। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मुझे पढ़ा जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? काम कोई और कर रहा है। तो काम कोई और कर रहा है तो क्या कहते हैं उसे? पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। हमने कहा था कि दो तरह के होते हैं सब्जेक्ट, एक लिविंग और डूअर, दूसरा कहा था नॉन लिविंग और नॉन डूअर। तो लिविंग और डूअर था, उसे कहा था टेंस होता है वो, और कहा था वो एक्टिव होता है। और जो नॉन डूअर होता है, नॉन लिविंग होता है, उसे कहा था पैसिव होता है। तो बोलो इसमें मुझे है तो लिविंग, लेकिन काम करने वाला कोई और है। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि व्हेन वी डू नॉट हैव एनी सब्जेक्ट और डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट, देन पैसिव सेंस, पैसिव वॉइस। पैसिव तभी होता है जब काम कोई और करता है। यहाँ पे मुझे पढ़ाया जाता है, पढ़ाने का काम कोई और कर रहा है, इसलिए यहाँ पे मुझे काम कर रहा है सब्जेक्ट का। कैसे कर रहा है डिटेल और देखें हम लोग, ठीक है बच्चे। अब हेडिंग के बनाया आपने ऑब्जेक्ट। इसके बाद ऐप का नाम DSL क्रांतिकारी ऐप और DSL इंग्लिश ऐप, ये दो ऐप प्ले स्टोर जाके डाउनलोड करना है। चलो पढ़ना क्या हम लोग को? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या लिखना है? इसका परिभाषा, डिफिनेशन कि द वर्ड विच इज influenced by the subject is called object। इसमें कहा गया कि वह शब्द जिस पर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है, द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित होना, यानी द वर्ड मतलब वह शब्द, विच मतलब जो, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित होता है, बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट, यही पेंटिंग वालों, कॉम्प्लीमेंट। और देखो द वर्ड विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट।
इज कॉल्ड, इसमें कहा गया कि वह सब जिस पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट। अब स्ट्रक्चर भी दूंगा, समझो बच्चों की तरह, अपने आप को बड़ा समझना छोड़ दो, बस समझो कि क्लास 1, 2, 3 के बच्चे। हिंदी हुआ कि वह सब जिस पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव ना पड़ता उसे क्या करें बेटा, कॉम्प्लीमेंट। यानी द वर्ड विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट नहीं कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट। एक होता है कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट PLI हो जाएगा तो हो जाता है प्रशंसा, ये PLE है तो हो जाता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी होता है पूरक, 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 यानी पूरक का मतलब होता है एक्स्ट्रा वर्ड। हिंदी क्या होता है इसका, एक्स्ट्रा वर्ड, फालतू शब्द। तो द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, द वर्ड विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, फिर समझो। ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे भाई, तो जिस पर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट किसके हैं भाई, तो जिस पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, तो मैं पढ़ा रहा हूं, तुमको समझ में आया तो तुम बन गया ऑब्जेक्ट, और मैं पढ़ाया सब दिमाग से बाहर तो तुम क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसी को स्ट्रक्चर दे रहा हूं, लिख लिया तो समझो बिल्कुल बालक की तरह। देखो पहला स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट है जी, भी मतलब वर्ब है जी, अदर वर्ड, ये यहां अदर वर्ड, ध्यान दे बेटा। As soon as subject appear in a sentence, at first try to search the verb. जैसे ही सब्जेक्ट सेंटेंस में आता है बेटा, सबसे पहले काम मांगता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करना, क्या होता है, काम। काम जब तुम कुछ करोगे तो कोई ना कोई तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना, अच्छा चाहे बुरा। भाई तुम किसी को पीटो, तुमको पीटेगा, तुम लिखोगे पेज भर जाएगा। तो जो कोई व्यक्ति कोई काम करता है उसका ये वर्ब को बॉक्स में लिया, मुझे काम दो, तो काम करेगा तो इस पे कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट दो तरह का होता है, डायरेक्ट और, अब समझो पहले, प्रभाव दो तरह का, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो सब्जेक्ट ने काम किया वर्ब के माध्यम से, तो इस पे प्रभाव पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल सर, हमने एग्जाम्पल लिया, लता ईट्स एन एप्पल, लता ईट्स एन एप्पल। वो लता क्या बाबू, ईट्स क्या बच्चे, अब बोलो एप्पल नहीं पता सर क्या है, पकड़ना है। ये देखो बना दिया हमें लता, बिल्कुल बच्चे को लता बना दिया। ये देखो चोटी है उसका, ये देखो एप्पल बना दिया मैंने। अब लता ने एप्पल खाना शुरू किया तो बोलो एप्पल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खत्म हो जाएगा सर, डिस्ट्रॉय प्रोसेस, डीके प्रोसेस, सब खा जाएगी भूखी। ठीक है, तो लता जो है सेब खाना शुरू किया, क्या खत्म हो जाएगा। तो लता ने ईट्स को बॉक्स में लिया, मुझे खिलाओ, जब खिलाया तो एप्पल प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कैसा प्रभाव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट है, दिखा सकते हो कि देखो एप्पल खाई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एप्पल क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। मुझे बताओ, तो बच्चा पूछेगा सब्जेक्ट सुना दोगे, वर्ब सुना दोगे और ऑब्जेक्ट भी सुना दोगे। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, बात समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलो। यहां हो गया सब्जेक्ट, यहां हो गया वर्ब, यहां हो गया ऑब्जेक्ट। कब हुआ ऑब्जेक्ट, जब प्रभाव पड़ा तब। एग्जाम्पल और देखो, एक एग्जाम्पल प्रभाव दिख रहा है जी, और देखो एग्जाम्पल और देखो, शी लाफ्स एट यू, एग्जाम्पल लिख रहे हो सब ना। अब देखो एग्जाम्पल दिया बेटा फिर से एक बार, शी, ये देखो शी है, ये हंस रही है, लाफ्स, ठीक जी, क्या कर, सी क्या कर रही है बाबू, हंस रही है। ये तुम हो, यू, यू मतलब तुम, तो यह जो सी है यहां से हंसी, तो तुम पर क्या प्रभाव पड़ा, तुम पर इम्पैक्ट क्या पड़ा, डायरेक्ट दिखा सकते हो कि देखिए सर जब हंसी थी ना तो मेरा बांह कबड़ गया था, ऐसा है। जब कोई हंसे तुम्हारा बाल उड़ने लगे तो हो सकता है, यानी कि वो हंसी तुम पर। तो लाफ्स का मतलब हंसना, और लाफ्स एट का मतलब फ्रेज बन गया दूसरों पर हंसना। इसके हिंदी क्या होता है, दूसरे पर हंसना। तो लाफ एट फ्रेज हो गया, तो किस पे हंस रही है वो, तुम पर, दूसरे पर हंस रही है। तो सी लाफ्स एट यू, यू पर प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा सर, हार्मोनल चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ जी, हार्मोनल। अंदर से प्रभाव है लेकिन तुम दिखा नहीं सकते, तुम अंदर से गुस्सा कसते हो। मान लो वो हंसी मजाक में, मतलब कमेंट के रूप में, मतलब तुम्हारा मानहानि के रूप में, तो अंदर से क्या होगा, गुस्सा तुम जाएगा। और अगर प्यार से हंसी तो तुम भी प्यार से हंसोगे, इधर से ये दोनों साइड से फूल उड़ रहे हैं, तो प्रभाव पड़ा। तो प्रभाव कैसे बेटा, दिखा नहीं सकते लेकिन अंदर ही अंदर प्रभाव है। तो बोलो यह जो यू है ये ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, हो गया ऑब्जेक्ट। यहां लिखा सबने, अच्छी बात। अब स्ट्रक्चर 1 समझ में आ गया सब, कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। स्ट्रक्चर नंबर 2 देखो बेटा, स्ट्रक्चर नंबर 2, सब्जेक्ट आ गया जी, वर्ब आ गया सर, अदर वर्ड। सब्जेक्ट ने काम किया वर्ब के माध्यम से,
इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सर से पास हो गया, सर पास, सर पास हो गया, सर से पास हो गया बाबू। अब सर पास हो गया तो जल्दी बोलो ये ऑब्जेक्ट होगा जी, होगा ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट तब ना बेटा जब प्रभाव डायरेक्ट या देखो प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पे, तो ये प्रभाव पड़ा तो क्या कहलाएगा ये ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाएगा ये? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट एग्जाम्पल क्या हुआ सर? लाभ क्या मैं लेता हूं, देखो से हमने लिखा शी लाव्स एट नाइट, शी लाव्स एट नाइट, देखो गौर से, शी लाव्स एट नाइट, तो वह सब्जेक्ट हो गया, लाव्स वर्ब हो गया, एट नाइट रात हो गया। अब बताओ कि वो रात में हंसती है तो रात चांदनी हो जाती, रात अंधेरा हो जाता है, रात में खलबली मच जाती है रात को, तो रात में क्या फर्क पड़ा जी? कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। इसका मतलब यह ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो है क्या ये? कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट है सब। तो मुझे बताओ कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है। आगे देखो, यह बताओ, देखो एग्जाम्पल फिर से लता को, गोज लिया जाना, तू लिया, लिख दिया रांची, लता गोज टू रांची, समझो आराम से, हर चीज लिखो बिल्कुल बारीकी से। लता गोज टू रांची, लता क्या हो गया तुम्हारा? गोज क्या हो गया? अब बोलो रांची क्या है? ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट? बोलो लता जाती है, लता जाती है, कहां जाती है? तो रांची में भूकंप आ गया, रांची गड्ढा हो गया गड्ढा नहीं ना, तो रांची पर क्या प्रभाव पड़ा? नो इम्पैक्ट, तो रांची नो क्या बन गया फिर? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तीन तरह का होता है, देखा पहले आपने, है ना? क्या था जी? प्लेस टाइम, अदर वर्ड दो तरह का, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तीन तरह का, पीटी लिखा था, प्लेस टाइम ये लिखा था ना, प्लेस टाइम, इसको क्या बोलेंगे? पीटीआर, यानी अंग्रेजी लिखने का पहला स्ट्रक्चर जन्म ले रहा है, अंग्रेजी सीखने का पहला स्ट्रक्चर जन्म ले रहा है। क्या चाहिए सर? क्या चाहिए पहले, फिर क्या चाहिए बाबू? फिर क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है चाहे नहीं है, फिर क्या चाहिए? और कॉम्प्लीमेंट होता है तीन तरह का, प्लेस प्लस टाइम प्लस आर, बच जाए वो अदर वर्ब। ये पहला स्ट्रक्चर है राइटिंग स्किल्स का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तीन तरह का, प्लेस टाइम रीजन प्लस वर्ब, पीटीआर फॉर्मूला। उतार ले इसको। अब देखिए ये कहां काम आएगा सर, कैसे काम आएगा? अब देखो गौर से, एग्जाम्पल है, मैं रोज सवेरे 6 बजे गांधी मैदान में टहलने के जाता हूं, टहलने के लिए मैं रोज सवेरे 5-6 बजे गांधी मैदान में टहलने के लिए जाता हूं। अब ये एग्जाम्पल है, जब तक तुमको पीटीआर नहीं आएगा तब तक इसका अंग्रेजी नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ने से पहले, इंग्लिश को पढ़ने से पहले सबसे पहले पहचानो कि कहां सब्जेक्ट होता है, कहां वर्ब होता है। तो हमने बताया हुआ क्लास में, डेमो क्लास में ही, बेसिक क्लास में ही, इस हिंदी और ये फर्क क्या है। देखो हिंदी जो होता है बेटा, हिंदी जो पढ़ते हैं उसमें होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, और जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहां पे क्रॉस हो जाता है, मतलब इंग्लिश में सब्जेक्ट पहले वर्ब तब ऑब्जेक्ट, हिंदी में पहले ऑब्जेक्ट तब वर्ब। यानी हिंदी जो पढ़ रहे हो ना, सबसे पहले बोलो क्या आ गया, मैं क्या बन गया, और सबसे लास्ट वाला जाता हूं क्या हो गया, वर्ब। तो हिंदी में देखो वर्ब लास्ट में है ना, तो वर्ब लास्ट वाला क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो हिंदी का जो राइटिंग होता है, सब्जेक्ट होता है पहले और वर्ब होता है लास्ट में, और जो बच गया बीच में वो या तो ऑब्जेक्ट या फिर जो बच गया लास्ट में हिंदी इंग्लिश वाले में, या तो ऑब्जेक्ट या तो, समझ पा रहे हो? यानी कि जाता हूं वर्ब, मुझे दो चीज मिल गया, सब्जेक्ट और वर्ब। अब जो बीच वाला पार्ट बचा है उसको चेक करना होगा कि पीटीआर है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो मैं देखा कि 6 बजे टाइम है, गांधी मैदान प्लेस है, टहलने के रीजन है, इसका मतलब कि प्लेस टाइम रीजन, इस पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब गांधी मैदान तुम गया तो भूकंप आ जाएगा, वहां नहीं आ जाएगा, तो प्रभाव दिखना चाहिए ना हम लोग को, अच्छी बात। अब देखो बेटा, सवेरे 6 बजे बोलो टी है कि नहीं, टी मतलब टाइम, टी है ना, गांधी मैदान बोलो पी है कि नहीं है, टहलने के लिए आर है कि नहीं है, ठीक है। अगर तुम पीटीआर नहीं जानते तो तुम क्या बोलते, आई गो एट 6 o'clock इन द गांधी मैदान फॉर ए वॉक डेली। और दुनिया का कोई ताकत उसको काट भी नहीं सकता, क्यों? वो भी तुम्हारे जैसा है, वो भी तुम्हारे जैसा है, क्यों काट देगा वो?
लॉजिक उसे भी नहीं पता है क्यों ऐसा होता है। तो प्लेस, टाइम, रीजन, ये तीनों वर्ड जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, और इसका अंग्रेजी बनेगा तुम्हारा, जो इंग्लिश बनाएंगे इसको हम लोग, वो क्या बनेगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, आए। आए के बाद वर्ब क्या है बाबू, गो। अब गो एक ऐसा वर्ड है, ध्यान देना, जो अपने साथ टू अवश्य लेता है। कब सर, जब प्लेस या वर्ब निश्चित हो। गो के साथ, याद करना इसको, गो के साथ प्लस टू अवश्य आता है जब कोई प्लेस फिक्स हो या कोई V1 निश्चित हो। तो गो के बाद टू अवश्य आता है। गो टू प्लेस, गो टू वर्ब, गो टू रीड, गो टू वन में ना। तो जब कोई प्लेस निश्चित हो और वर्ब निश्चित हो तो गो के साथ टू अवश्य आता है। ये सब ऐसे टर्म लिखते याद होता रहेगा, है ना, लिखते रहेगा। तो गो के साथ टू आएगा, V1 हो गया, अच्छी बात। तो बोलो यहाँ पे क्या लिखूं, आई गो टू, बिना पूछे क्या लिखूंगा, आई गो टू। बच्चे ध्यान रखो, आई गो टू, पहले प्लेस में आएगा जी, तो आई गो टू गांधी मैदान, फिर टी है ना बाबू, PTR ना, तो टी क्या है, डेली नहीं, डेली तो एडवर्ब ऑफ टाइम है। रोज सवेरे 5 बजे, सवेरे 5 बजे, एट 6 बजे, 6 o'clock। अब देखें किस लिए जाता है, फॉर अ वॉक। तब होता है रोज। रोज एक ऐसा वर्ड है, रोज और एवरीडे, डेली, जो सेंटेंस के लास्ट में आता है। डे उसी को अदर वर्ड कहते हैं। डेली हो गया, एवरीडे हो गया, एवरी नाइट हो गया, ये सब वर्ड सेंटेंस के लास्ट में। तो क्या लिखा, आई गो टू गांधी मैदान एट 6 o'clock फॉर अ वॉक डेली। यही था ना जी, ठीक है ना। अगर तुमको नहीं आता तुम लिख नहीं पाते। क्या लिखने का पहला सूत्र है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस PTR, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या PTR फॉर्म। तो पहला सूत्र बेसिक। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। इसमें थोड़ा सा एक टर्म समझ लेना है और उस टर्म को सीखने का प्रयास करना है कि क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये ऑब्जेक्ट क्यों पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट क्यों पढ़े हम, क्या हो सकता है। तो आप गौर से फरमाना, यहाँ पे हमने लिखा है वर्ड एक इट और एक लिखा गो। देखो ईट वर्ब है कि नहीं, ईट का हिंदी बोलो क्या होता है, खाना। तो ईट के बगल में जो भी शब्द लगा दूं, चाहे पेन लगा दूं, चाहे मैंगो लगा दूं, चाहे एप्पल लगा दूं, बोलो खाएगा नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। अरे ईट का मतलब खाना, पेन लगा दिया पेन नहीं खा जाएगा, नहीं खाएगा। ईट मतलब क्या होता है, खानी होता है। ईट पेन होता है, क्या हो गया जी, पेन नहीं खाता है। बचपन नहीं खाते बिस्किट, चौक नहीं खाते थे, सब खाता है, तुम भी खाई होगी। तो कोई मिट्टी खाई थी ना, मिट्टी, हाँ, तो मिट्टी को चौक कहते हैं। तो ईट जो है, ईट यानी ईट अपने साथ, अगर मैं बोलूं कि आजीवन लेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब क्या बेटा, जिस पर प्रभाव पड़ता। तो ईट जहां भी जाएगा प्रभावित करेगा नहीं करेगा, जल्दी बोलो, ईट जहां भी जाएगा प्रभावित करेगा ही। ईट क्या लेगा अपने साथ। और गो का मतलब क्या होता है बच्चे, जाना, कहां जाओगे, सर पे, प्लेस पे। और प्लेस कभी प्रभावित, यानी गो आजीवन क्या लेगा। इसका मतलब कि इंग्लिश की दुनिया में दो तरह के वर्ब हैं, एक है ऑब्जेक्ट लेने वाले और एक है ऑब्जेक्ट नहीं लेने वाले। पति, एक वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेता है और एक वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। सहमत हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वर्ब है सर, समझो कहां से लिंक कर रहा हूं सिखाने के लिए, बेसिक क्लास में। वर्ब दो तरह का हुआ सर, एक हुआ ऑब्जेक्ट लेने वाला, ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, जैसे ईट तुम्हारा ऑब्जेक्ट टेकर है। दूसरा नन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, जैसे तुम वो गो लिखा एक एग्जाम्पल तहत। अब ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब ईट है, तो इसका कोई न कोई नामकरण कर दूं जिसे पढ़ने में आसान हो जाए, तो ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं और नन ऑब्जेक्ट टेकर को हम बोलते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब। जब वर्ब पढ़ा तो लिखवाया होगा ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव। ऑब्जेक्ट लेने वाले वर्ब को ट्रांजिटिव कहते हैं और नन ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, इन ट्रांजिटिव। अब प्रश्न उठता है कि ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव पढ़ने से क्या फायदा। तो ऑब्जेक्ट क्यों पढ़ा था, किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए, और कॉम्प्लीमेंट क्यों पढ़ा था, अब ट्रांजिटिव पढ़ ली तो क्या फायदा। तो ट्रांजिटिव वर्ब का ही
पैसिव वॉइस बनाया जाता है, यानी इसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है। और यहां हो गया इसका पैसिव नहीं बनेगा, इसका पैसिव नहीं बनेगा। अब ये कितना बार हंस मिलेगा आपको, राम ईट्स अ मैंगो का पैसिव बनेगा, लेकिन राम गोज टू लंच का पैसिव नहीं बनेगा। अगर बनाते हो तो गलत हो जाएगा, है ना। तो जितना भी ट्रांजिटिव वर्ब होगा उसका पैसिव बनेगा, और जो नहीं होगा उसका पैसिव नहीं बनेगा, जरूरी है। अब दो बातें यहां मैंने कहा, बच्चे ध्यान देना। अगर टेंस है, टेंस का पहचान है, तो क्या ढूंढोगे, सब्जेक्ट। अब वॉइस ढूंढना है तो क्या ढूंढोगे, ऑब्जेक्ट। यानी पैसिव सेंटेंस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, जबकि टेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट का होना जरूरी है। जैसे हमने कहा, वो सुनिएगा कि राम आम खाता है, राम आम, तो राम हो गया सब्जेक्ट, तो हो गया टेंस, वो वॉइस नहीं हुआ। लेकिन ईट तुम्हारा क्या हुआ, एक्टिव वॉइस। अब यहां बोले आम खाया जाता है, आम, तो आम तो हो गया सब्जेक्ट, और खाना ईट हो गया वर्ब, तो पैसिव बनेगा ना भाई। मैंगो इज ईटन ना, तो पैसिव किसका बनेगा, ट्रांजिटिव का, और इन ट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनेगा। और इसको बनाते हो तो सेंटेंस गलत होता है। यहां दो पार्ट समझ में आ गया सर, थोड़ा समझिए वास्तु। यहां पर लिखा सब्जेक्ट, यहां लिखा हमने ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर तुम्हारा आय है तो उसका जो होता है ऑब्जेक्ट वो होता है मी। आय का मतलब हिंदी में कोई पूछे तो मैं, और आय का मतलब मुझे भी, और मी का मतलब मुझे भी। यू तुम या तुम्हें, यहां भी यू, यहां भी तुम्हें। शी वह, उसे, हर उसे, ही वह। ये बेटा फीमेल है, ये बेटा मेल है, पुरुष जाति में जाती, हिंदी से मिलेगा उसे, यहां हो जाएगा हिम उसे। वी हम, हमें, अस हमें। THEIR, THEY दे, वे या वे लोग, यहां हो गया उन्हें, यहां हो गया देम उन्हें। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अबे मुझे मुझे, तुम्हें तुम्हें, उसे उसे, यही पहचानना है। ये हो गया एक्टिव, ये हो गया पैसिव, यहां से यहां तक, और ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी सेंटेंस के एक्टिव का सेंस कुछ और होता है और पैसिव का सेंस कुछ और होता है। पीडीएफ क्लास टेस्ट 2 देखिए, पहला है आरती इज वेटिंग हर इल हस्बैंड इन दिस डेज। तो आरती इज वेटिंग ऑन, वेटिंग ओवर, वेटिंग फॉर, वेटिंग टू। कितने बच्चे आंसर ए में है, ए में कितने लोग, ए में कितने लोग, बी में कितने लोग, सी में कितने लोग, डी में कितने लोग। तो इसका आंसर सी नहीं है, इसका आंसर डी भी। ले टेस्ट बेटा टेस्ट। तो आरती इज वेटिंग, आप प्रश्न ध्यान दीजिए, सेंस क्या है। आपको आंख बंद बचपन से पढ़ा होगा आपने, वेटिंग फॉर, वेटिंग फॉर, वेटिंग फॉर। तो इसका हिंदी होता है इंतजार करना। अब देखिए सेंस का, आरती इज वेटिंग फॉर हर इल हस्बैंड इन डेज। आरती अपने बीमार पति का आजकल इंतजार कर रही है। आरती बीमार पति का इंतजार करेगी या देखभाल करेगी। इंतजार तो उसका क्या होता है जो निकलने वाला हो। आरती का पति बीमार है तो ऊपर जाने का वेट करेगी। तो आरती इज वेटिंग फॉर नहीं होगा, क्योंकि वेट फॉर का मतलब होता है इंतजार करना। तो बीमार पति का इंतजार करेगा, देखभाल करेगा जी। तो देखभाल भी होता है वेटिंग ऑन, वेटिंग ऑन। ठीक है बच्चे। दूसरा कह रहा है सी इज ट्रेवलिंग बाय, इन, अपॉन, फॉर। तो बाय में कितने लोग हाथ है, बाय में, और इसका आंसर बाय एब्सोल्युटली राइट नहीं है। कौन सर, मैं तो बाय लगाता। तो ध्यान देना, कभी भी कोई भी आर्टिकल हो, ध्यान देना आर्टिकल हो, और उसके बाद ध्यान देना बेटा, कोई भी आर्टिकल हो और नाउन का प्रयोग कर दिया गया हो, तो इसके साथ आर्टिकल के साथ यहां ध्यान देना कि आर्टिकल आ गया, नाउन आ गया। यहाँ पे ट्रेवलिंग द बस है, तो बाई यहां पे नहीं आता, क्योंकि बाई द बस नहीं, बाई बस होता है। बाई बस, बाई कार। तो बाई प्लस नाउन से बीच में आर्टिकल नहीं, अगर द नहीं होता तो बाई लगाते। लेकिन कोई चीज चलता फूरता हो तो उसके साथ अब इन का, बस में ट्रेवलिंग कर रहा है, इन द बस, ट्रेवलिंग इन द बस। ठीक है।
क्वेश्चन 3 कहता है द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो ध्यान देना, राउंड भी सही होगा और अराउंड भी सही होगा। तो डी होगा बोथ ए एंड बी दोनों, अराउंड भी और अराउंड भी, क्योंकि पृथ्वी तो घूमती है और पृथ्वी अपने एक्स पर भी घूमती है, इसलिए राउंड अराउंड दोनों होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ही इज द ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट, ही इज ए ऑनेस्ट, ही इज नो आर्टिकल। तो ही इज द में कितने लोग हैं, ए में कितने लोग, एन में कितने लोग, और यहां पे एन लगाना गलत होगा। सी इज ऑनेस्ट होगा, नो आर्टिकल। और सर ये तो अपराध है, बचपन से एन लगा रहा हूं मैं। नहीं जी, ऑनेस्ट ऐसा वर्ड है कि हर व्यक्ति बचपन से एन लगा रहा है उसने। तो डीएसएल में ऐसा क्या खास हो गया, क्या नहीं लग रहा भाई? तो डीएसएल दूध का दूध और पानी का पानी करता है। डीएसएल पढ़ाता नहीं सिखाता है, क्या सिखाता है भाई? तो यहां बताया गया कि दुनिया का कोई भी नाउन, दुनिया का कोई भी नाउन यदि कॉमन नाउन हो तो आर्टिकल लगेगा, चाहे पेन हो, चाहे बोतल हो, चाहे टेबल हो, चाहे बिल्डिंग हो। लेकिन ऑनेस्ट नाउन है कि एडजेक्टिव है? तो आर्टिकल आता है नाउन से पहले, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं आता। इसलिए ऑनेस्ट में कोई आर्टिकल नहीं होगा। सही करना है, चीज ऑनेस्ट आप लगा दो गर्ल, तब यहां पे एन आ जाएगा। गर्ल नहीं है इसलिए एन भी नहीं आएगा, यहां पे हो जाएगा नो आर्टिकल। बात सुना बेटा? आगे इसे पढ़ाऊंगा आगे यहां से। कह रहा इफ मनीष कम्स हियर आई वुड हेल्प हिम टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। कह रहा यदि मनीष यहां आता तो आई वुड हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता, टू द बेस्ट, जहां पर मेरे नॉलेज में है। तो आपके नॉलेज में पास्ट की बात है, फ्यूचर की बात है या प्रेजेंट की बात है? आपके में पास्ट जो आप काम कर चुके हो, इसका मतलब कि कम्स के स्थान पे केम करना होगा, बाकी सब सही है। इफ मनीष केम हियर आई वुड हेल्प हर। इफ क्लाउज इज सिंपल पास्ट टेंस, द नॉन इफ क्लाउज इज वुड प्लस V1। यदि ये कंडीशनल हो गया, यदि इफ लगा हुआ क्लाउड सिंपल पास्ट का हो तो आने वाले क्लाउड में वुड प्लस V1 लगाते। दूसरा, ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड नो एरर। दोबारा कोई भी कंडीशनल होता है, यदि इफ लगा हुआ क्लाउड 3 जगह होगा। इफ लगेगा सिंपल प्रेजेंट में तो आगे बिल्कुल चेक करो, इफ लगेगा सिंपल पास्ट में तो आगे वुड चेक करो, इफ लगेगा पास्ट परफेक्ट में तो आगे वुड हैव चेक करो। यहाँ पे सिंपल पास्ट हो गया तो मैं क्या चेक किया, वुड प्लस V1। दूसरा पॉइंट है ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल, नहीं ही इज गोइंग टू द हॉस्पिटल। क्यों शब्द लगेगा? यह है पर्पस। पर्पस दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ध्यान में बताओ, पर्पस जो है, पर्पस दो तरह का होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अगर पर्पस प्राइमरी हो तो नो आर्टिकल, सेकेंडरी हो तो द आर्टिकल। अब मुझे बताइए या स्कूल का जो प्रथम लक्ष्य है वो क्या है? पढ़ना। प्रिंसिपल उठा रहे हो तो सेकेंडरी। हॉस्पिटल जाना क्या लक्ष्य? प्रथम इलाज कराना। सेकेंडरी क्या है? मिलना जुलना दोस्त। तो मिलने जा रहा है ना तो आर्टिकल द लेगा कि पर्पस क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। अगला पॉइंट, शी विल कम आफ्टर अ मंथ। शी विल कम, विल लगाया है, ध्यान देना बेटा, विल के साथ, विल के साथ ये टाइम क्या होगा, पीरियड। आफ्टर नहीं होता, इन का प्रयोग होता है। शी विल कम इन अ मंथ। इन का दो इन, जानना, इन का प्रयोग दो तरह से होता है, एक होता है प्लेस में और एक होता है टाइम में। अगर प्लेस में होता है तो में अंदर भीतर, टाइम में होता है, टाइम होता है तो के बाद, जो कि आज पहली बार सुन रहे हो। इन का दो हिंदी होता है, के बाद भी होता है। हम तो सुने थे इन मतलब में अंदर भीतर, के बाद होगा सर। तो कहा होता है टाइम के रखने, यहाँ टाइम दिखा रहा है कि सी विल कम अ मंथ। अ मंथ क्या टाइम है, तो टाइम के लिए हम आफ्टर नहीं इन का प्रयोग करते हैं फ्यूचर में, पीरियड ऑफ टाइम। समझ पा रहे हो? तो बेटा इंग्लिश बहुत आसान है, लेकिन पढ़ोगे तब। अब तुम रख के बैठे हो इन मतलब में अंदर भीतर, में अंदर भीतर, कितना भीतर? अरे भीतर में अंदर कहाँ है, प्लेस के साथ। और यहाँ प्लेस है, अमंत टाइम है, तो टाइम के लिए आता है के बाद क्या। दूसरा है राम इज वाइजर देन स्ट्रॉन्ग। अगर रहता है यहाँ पे कल पढ़ा देने का प्रयोग, तो राम होता है यहाँ पे और यहाँ पे श्याम होता।
तो बोलते हैं कि राम इज वाइजर देन श्याम, क्योंकि वाइज दोनों है, एक ज्यादा एक कम है। लेकिन यहाँ पे अकेला व्यक्ति है, तो अकेला व्यक्ति के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तुम कैसे कहोगे हमें स्ट्रॉन्ग ज्यादा है बुद्धिमान कम है, एक ही व्यक्ति है ना। तो जब कंपेरिजन एक ही व्यक्ति का दो दो दिखाना हो तो उस केस में मोर का प्रयोग करते हैं। तो राम इज मोर वाइज, राम इज मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग। A letter is writing, no error. A letter is written. A letter is, क्यों सर? क्योंकि लेटर क्या है? नॉन लिविंग, पैसिव है। तो पैसिव है तो क्या आ जाएगा? V3 आ जाएगा कि V4 आएगा? पैसिव में क्या आता है? V3। तो कल फिर मिलते हैं हम लोग राइटिंग के साथ।